हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अवध सीरीज एमए चतुर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल जियोग्राफी प्रश्न पत्र नंबर 2 की हम व्याख्या करने चल रहे हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, और मात्र आधे घंटे के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल जियोग्राफी। इसके बाद इंग्लिश में अपना सिलेबस भी देख लीजिए। और ये रहा अति लघुत्तरीय प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न टोटल कितने हैं? 38 प्रश्न हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। और लघुत्तरीय जो है 26 प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय 18 प्रश्न है टोटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अति लघुत्तरीय। तो देखिए दोस्तों, एक ये है कि एक बात ये है कि जो है कि पूरा पढ़ूंगा नहीं। आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रश्नों को जरूर पढ़ दूंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, और जिसको भी पढ़ना है वो वीडियो को रोक रोक के पूरा पेज आपके सामने अवेलेबल रहेगा, फुल क्वालिटी में कर लीजिएगा, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक भूगोल की पहला प्रश्न है अति लघुत्तरी का, राजनीतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। ठीक है, अब एक राजनीतिक भूगोल अध्ययन की वह शाखा। अब इसके बाद फिर इस पेज में आते हैं, है जो राजनीतिक इकाइयों तथा जैविक इकाइयों के रूप में उनके प्राकृतिक परिवेश के अनुसार अध्ययन करता है। ठीक है, अब ये सारे उत्तर आप पढ़ते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है राजनीतिक पारिस्थितिक संप्रदाय का वर्णन कीजिए। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है मध्यकाल में राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इमैनुअल कांट को कहा जाता है। ठीक है, इनको याद कर लेना। राजनीतिक भूगोल के तंत्र उपागम का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 5 है राज्य को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न नंबर 6 है नगर राज्य पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न नंबर 7 है सामरिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 8 है सीमा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो दो लेखक हैं, इसमें देख लीजिए, आप उनको पढ़ लीजिएगा और वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, और प्रश्न नंबर 9 हृदय स्तर मैकेंडर की हृदय स्थल, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा भी होगा। हृदय स्थल की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 है सार्क दक्षिण देशों के नाम दे बताइए। सार्क, अभी ये केस हुआ भी था। शार्क, ये केस कुछ केस चला था ना भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। ठीक है, तो नाटो का वर्णन कीजिए। इसका गठन 1949 ईस्वी में वाशिंगटन में 12 पश्चिमी राष्ट्रों बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मेलन से किया गया है। ठीक है, ये एक संगठन है। और प्रश्न नंबर 12 पश्चिमी एशिया के देशों का वर्णन कीजिए। और पश्चिमी एशिया जैसे आर्मेनिया, ईरान, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, कुवैत, इजराइल, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, यमन, ओमान। ठीक है, उसके बाद सरक्रिक विवाद पर प्रकाश डालिए। अब सरक्रिक विवाद क्या है इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सरक्रिक भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। यह क्षेत्र सामूहिक जीवन में धनी है और दोनों देश इसे अपने क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहते हैं। ठीक है, ये विवादित एरिया है, समझ लो। सियाचिन ग्लेशियर विवाद पर प्रकाश डालिए, जो 1971 में पाकिस्तान ने 1971 में नहीं। ठीक है, आप पढ़ लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है कब है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर जब भारत पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वही है। ठीक है, इसके बाद है फिर एशिया के भू अवस्थित देशों के नाम लिखिए। भू अवस्थित देशों के नाम लिखिए, प्रश्न 15। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 संघवाद क्या है? फेडरलिज्म। ठीक है, भारत एक राज्य है। राज्य किसके संबंध संदर्भ में बोलते हैं? क्योंकि यह बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का संग्रह मतलब कलेक्शन है। ठीक है, तो केंद्र मजबूत होता है और बाकी राज्य थोड़ा उसके सामने कमजोर होता है, तो इसे संघवाद कहते हैं। केंद्र ही सबको मैनेज करता है, जैसे दिल्ली केंद्र है भारत का और बाकी सारे राज्य उसके अधीन है। तो निर्वाचन मंडल प्रश्न नंबर 17 है निर्वाचन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है मतदान व्यवहार क्या है?
इसके बाद ये मतदान व्यवहार क्या है, इसको आप पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 19, मिश्रित प्रणाली प्रणाली क्या है, इसको पढ़ लेंगे आप। हाँ, प्रश्न नंबर 20, मैकेंडर की पुरानी देशों के नाम लिखिए, ये आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैकेंडर भारत, चीन, ईरान, ईरान, इराक। अफ्रीका को कितने भागों में बांटा गया है, अफ्रीका को 4 भागों में बांटा गया है। सहारा अफ्रीका, श्वेत लोगों का क्षेत्र, काला अफ्रीका, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी एशिया कितने सागरों से घिरा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, यूनाइटेड किंगडम इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड का समूह। ठीक है, और कश्मीर समस्या पर प्रकाश डालिए। भाई साहब, पहलगाम अटैक हुआ ही है, इसके बारे में तो आप क्या ही समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं एकदम। अगर घटनाएं देखे हुए तो कश्मीर पर बोलना आपके लिए आसानी है। प्रश्न नंबर 25, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 545 होता है, लेकिन 543 दिया गया है। ठीक है, और राज्यसभा में कुल 250 होता है। और वर्तमान राज्य की परिभाषा दीजिए, ये भी पढ़ पढ़ लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 27 है, मध्यकाल के राज्य। ठीक है, इतिहास पढ़ा होगा तो काम आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 28 है, राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में। ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे आप आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, राज्य के तत्व। और प्रश्न नंबर 3 है, सीमांत एवं, देखो राज्य के तत्व में 2 होते हैं, सीमाओं का द्वारा निर्धारित क्षेत्र और प्रशासनिक स्वरूप। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है कि प्रश्न नंबर 30, सीमांत एवं सीमाओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे यार अच्छे से। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आरोपित संघात्मक राज्य, आरोपित संघात्मक राज्य क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद संघात्मक राज्य। ठीक है, ये सब आपको पढ़ा हुआ है, अगर दैनिक न्यूज जीवन में अगर न्यूज पढ़ते होंगे, न्यूज सुनते होंगे तो पता चलेगा। प्रश्न नंबर 23 है, संघवाद का भौगोलिक पक्ष क्या है, इसको भी आप पढ़ लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे अच्छी बात, राज्य का, मध्यकाल के राज्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद है राज्य भौगोलिक इकाई के रूप में आप पढ़ लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 29 है, राज्य के तत्व, राज्य के तत्व के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सीमांत एवं सीमाओं की प्रकृति का वर्णन कीजिए। सीमांत जो मार्जिनल किनारे पर होता है, और सीमाओं का प्रकृति के वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे आराम से, वीडियो को रोक करके। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, आरोपित संघात्मक राज्य क्या है, आरोपित संघात्मक राज्य क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 32, संघात्मक राज्य क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, संघात्मक राज्य ब्लीच के शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बोल दूंगा जो ब्लैक से ज्यादा है। इसके बाद संघवाद का भौगोलिक पक्ष क्या है, संघवाद का भौगोलिक पक्ष भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद है सियाचिन विवाद क्या है, सियाचिन मतलब जो अक्साई चीन, जो सियाचिन ग्लेशियर होता है ना, सियाचिन ग्लेशियर जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया था, वही। तो इसकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर भारत चीन सीमा विवाद क्या है, वहाँ पे अक्साई चीन जिस पे कंट्रोल कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर राज्य और राष्ट्र का वर्णन कीजिए, आप इसका भी पढ़ के अपना वर्णन कर सकते हैं। सबके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एकात्मक राज्य, एकात्मक राज्य क्या है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद मैकेंडर के हृदय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, आराम से इसका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ था। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं हम। राजनीतिक भूगोल के जैविक संप्रदाय का वर्णन कीजिए, जैविक संप्रदाय, राजनीतिक भूगोल के जैविक संप्रदाय का वर्णन कीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो राज्य की भौतिक विशेषताएं हैं, राज्य की जनता भी है।
ठीक है इसमें। और इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र का विश्लेषण है, फिर समन्वित जनसंख्या क्षेत्र सजीव है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है वो तो पढ़ लीजिएगा। इसका प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक भूगोल के पुनर्जागरण पर प्रकाश डालिए। पुनर्जागरण काल, इन्फोर्समेंट पीरियड, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद है राजनीति, प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक भूगोल के आर्थिक संप्रदाय का वर्णन कीजिए। इसको आराम से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, राजनीतिक भूगोल के अंधयुग पर प्रकाश डालिए। अंधयुग, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप। और प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति में अंतर बताइए। राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति में अंतर, इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं आप। देखिए हाथ में मोबाइल रहता है तो आराम से कोई भी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। किताब उठाने में आजकल टाइम ही बहुत लगता है ना सबको, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, राजनीतिक भूगोल के विकास के इतिहास के कालों का वर्णन कीजिए। ठीक है, राजनीतिक भूगोल के विकास के इतिहास के कालों का वर्णन कीजिए कीजिए तो प्रारंभिक काल है 500 ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक, मध्यकाल है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, फिर आधुनिक काल है 1900 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। ठीक है, ये राजनीतिक भूगोल के बारे में। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में राजनीतिक भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। भारत में राजनीतिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ है ये आप देख सकते हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अक्षर तो एकदम साफ ही है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्र का वर्णन कीजिए। पूरा राजनीति से संबंधित है, इसको इसलिए पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र का वर्णन कीजिए, राष्ट्र किसे कहते हैं। भूगोल का ये राजनीति विज्ञान ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सी राष्ट्र का निर्माण भूगोल एक सीमा पृथ्वी धरा पर ही है ना, कौन से कितने क्षेत्रफल में राष्ट्र होता है, इसलिए भूगोल के अंतर्गत ही आता है। चलिए प्रश्न 9, राज्य राज्य पर राज्य विचार, राज्य विचार पर अपना मत जाहिर कीजिए, पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, राज्यों का वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। राज्यों के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए, राज्यों का वर्गीकरण, ठीक है, गोगलेट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड मैप में, इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, राज्यों का वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य। सघन राज्य, विस्तृत राज्य, मिश्रित राज्य, और इसके और एक होता है युवा राज्य, किशोर राज्य और परिपक्व राज्य, और एक होता है वृद्ध राज्य। इन सब के बारे में, वृद्ध राज्य मतलब ये खत्म होने वाला है मतलब। और प्रश्न नंबर 11, एकात्मक राज्य का वर्णन कीजिए। एकात्मक राज्य, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए संघात्मक राज्य, वही सब उलट पुलट के आ रहा है, तो इसलिए पॉलिटिकल के बारे में ज़्यादा अगर जानना हो तो न्यूज़ देखा करें आप। संघात्मक राज्य क्या है इसके बारे में आप स्थिति के आधार पर, क्षेत्रीय आकार के आधार पर आप बता सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद सामरिक स्थिति, स्ट्रेटजिक मतलब क्या है, ये आपके पास कितना युद्ध लड़ने का हथियार, कैसे युद्ध तकनीक, ये सब सामरिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रेटजिक सामरिक शक्ति स्थिति, ठीक है, स्ट्रेटजिक कहते हैं ना अपनी स्ट्रेटजी बदल ली, सामरिक स्थिति कंडीशन बदल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, अंतस्थ राज्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, सीमांत का वर्णन कीजिए। सीमांत का भी वर्णन है इसमें, अच्छे से पढ़ ले सकते हैं आप। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉरी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, नृतात्विक अथवा सांस्कृतिक सीमाओं का वर्णन कीजिए। नृतात्विक अथवा सांस्कृतिक सीमाओं का वर्णन कीजिए,
ठीक है, इसको आप वर्णन कर लेंगे पढ़ लिख के। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, सीमा एवं सीमांत में अंतर। ठीक है, अभी ये आया था अति लघुत्री में, इसको फिर से पढ़ लेंगे, इसमें पूरा विस्तार है। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद मैकेंडर के हृदय स्थल का सिद्धांत। भाई साहब ये बहुत बार आ चुका है, इसको एक बार पढ़ ही लेंगे बस, इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही कह रहा था ना, जो हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स हार्टलैंड। ठीक है, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड द वर्ल्ड, मतलब जो यूरोप पर यात्रा करता है वह हृदय स्थल पर राज करता है। जो हृदय स्थल पर राज करता है वह वर्ल्ड आइलैंड पर राज करता है। जो वर्ल्ड आइलैंड को कंट्रोल में कर लेता है वो पूरे वर्ल्ड पर राज करता है। ठीक है, यही है मैकेंडर का हृदय स्थल। फिर है मेनिंग के विचार का वर्णन कीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। महाद्वीपीय रिमलैंड, इसके बाद महासागरीय रिमलैंड, इसमें कुछ टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 20, राज्यों के विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। राज्यों का विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए, आप इसका वर्णन कर सकते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, राष्ट्र का सविस्तार वर्णन कीजिए, उसका आप वर्णन कर लेंगे पढ़ के। ठीक है, नीचे देखिए, राज्य उद्भव से पूर्व की राष्ट्रीयता, राज्य उद्भव के पश्चात राष्ट्रीयता, तृतीय विश्व की राष्ट्रीयता, उद्देश्यात्मक राष्ट्रीयता, सामुदायिक संघर्ष की राष्ट्रीयता एवं संपूर्ण राष्ट्रीयता। ठीक है, इसको आराम से पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, एकात्मक राज्यों के प्रकार का वर्णन करेंगे, वर्णन कीजिए एकात्मक राज्यों के प्रकारों का वर्णन करें। इसके बाद और इसमें क्या क्या हेडिंग, केंद्रीयकृत, इसके बाद अत्यधिक केंद्रीय, फिर समायोजित, और क्या है, खत्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में आ जाइए। एकात्मक राज्यों का विकास और वितरण का वर्णन कीजिए, एकात्मक राज्यों का विकास और वितरण का वर्णन करें। चलिए कर लेते हैं, वर्णन कर लीजिएगा पढ़ के यार। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं, संघात्मक राज्यों के प्रकार का वर्णन कीजिए। संघात्मक राज्यों के प्रकार, संघात्मक राज्यों में कुछ है, जैसे आपसी हित पर आधारित संघराज्य, आपसी हित पर आधारित संघराज्य, प्रश्न नंबर 24 है। इसके बाद आपसी समझौते पर आधारित संघीय राज्य, आपसी समझौते पर आधारित संघीय राज्य। फिर है केंद्रीकृत संघात्मक राज्य, थोड़ा पेज में गड़बड़ी है लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। केंद्रीकृत संघात्मक राज्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, होसोन के विचार का वर्णन कीजिए। होसोन के विचार का वर्णन कीजिए। होसोन का विचार क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योग, जनसंख्या वृद्धि की दर एवं शहरीकरण की गति, प्राप्त संसाधनों की मात्रा, कृषि और उद्योग के समन्वय स्थल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जातिगत दशा। ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। होसोन, ए न्यू सोवियत हॉटलैंड। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, एस बी कोहन द्वारा प्रतिपादित भू सामरिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। कोहन द्वारा प्रतिपादित भू सामरिक प्रदेश अपनी कौन सी पुस्तक थी, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन द डिवाइडेड वर्ल्ड। अब जैसे इसमें है सामुद्रिक यूरोप, हार्टलैंड एवं यूरोपीय यूरोप, पूर्वी यूरोप, इसके बाद पूर्वी एशिया, फिर मध्य पूर्वी पेटी, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया पेटी, एंग्लो अमेरिका तथा कैरिनियन, फिर सहारा के दक्षिण का अफ्रीका। फिर प्रश्न नंबर 9, फिर सागरी पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया, सॉरी प्रश्न नंबर 9 नहीं था, फिर दक्षिणी अमेरिका। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में राजनीति भूगोल की परिभाषा देते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। चलिए, कांट के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध में एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। फिर विगट एवं सहयोगी के अनुसार, फिर कोहेन के अनुसार, फिर दीक्षित के अनुसार, फिर जोन्स एवं सहयोगी के मतानुसार, फिर फ्रेडरिक जेड रेडजेल
ठीक है, ये दो जैसे कांड के अनुसार, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, कोहेन के अनुसार, ये सब याद हो जाते हैं। वॉल्केनवर के अनुसार, फिर हुटलसी के अनुसार। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का केंद्र बिंदु राजनीतिक क्षेत्र है। ये सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पियर्सी के अनुसार, फिर गोबलेट के मतानुसार, फिर मूडी के अनुसार। ये मूडी के अनुसार, मूडी आदमी होते हैं ना, मूडी के अनुसार कर देंगे। फिर राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? राजनीतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है इसके, जैसे देखते हैं, राज्य का वर्णनात्मक विश्लेषण, फिर वर्तमान क्षेत्र का निर्वचन, फिर वर्तमान राज्य क्षेत्र एवं उसकी समस्याओं का मूल्यांकन। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको पूरा पढ़ लेंगे आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सीमाओं को परिभाषा कर देते हुए सीमाओं की विशेषताएं लिखी हैं। वही सीमांत, सीमा सब आ गए हैं इसी में। इसमें डी ब्लिच के अनुसार, पाउंड्स के अनुसार, क्रिस्टोफ के अनुसार, मूडी के विचारों में, बॉक्स के अनुसार, एंसेल के अनुसार, सब आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको परिभाषा पसंद है 2-3 को याद कर लेना। इसके बाद फिर है सीमाओं की विशेषताएं। सीमाओं की विविधता परिभाषाओं के आधार पर उनकी विशेषताओं से निम्न प्रकार वर्णित किया जाता है। इसको पढ़ लेंगे आप, सीमाओं की विशेषताएं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध का वर्णन कीजिए। राजनीतिक भूगोल का मानव भूगोल से संबंध है, फिर राजनीतिक भूगोल का इतिहास से भी संबंध है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का इतिहास से संबंध। इसके बाद है फिर राजनीतिक भूगोल एवं राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक भूगोल में पूरा राजनीति ही भरी है, तो राजनीतिक विज्ञान से तो पूरा संबंधित ही है। इसके बाद राजनीतिक भूगोल एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर राजनीतिक भूगोल एवं सैन्य विज्ञान संबंध। राजनीतिक भूगोल, देखिए राजनीतिक भूगोल, जैसे भारत के इतना नक्शा डिवाइड है ना, बगल में पाकिस्तान है, तो पॉलिटिकल मैप में वहाँ पे सीमा, सैन्य विज्ञान वहाँ पर कैसे प्रशिक्षित की जाती है। ठीक है, फिर राजनीतिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र, फिर राजनीतिक भूगोल एवं जननांकी, फिर राजनीतिक भूगोल एवं समाजशास्त्र, फिर राजनीतिक भूगोल एवं पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे आप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर है प्रश्न 4, राज्य की परिभाषा देते हुए राज्य एवं राष्ट्र में अंतर कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप गार्नर के अनुसार, लास्की के शब्दों में, फिर रेटजेल के अनुसार। रेटजेल का मैं पढ़ दे रहा हूँ। राज्य भूमि एवं मानवता का एक भाग है जो एक इकाई के रूप में संग्रहित है और जो एक विशिष्ट एवं अनुपम विचार द्वारा प्रेरित होता है। राष्ट्र और राज्य में अंतर, एक अर्थ, एक लाइन ये भी पढ़ देता हूँ। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। ये सबसे अच्छा पॉइंट, राज्य जो है राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक होते हैं, जैसे सभी प्रदेश राजनीतिक होते हैं। ठीक है, और लेकिन सभी भारत में एक राष्ट्र में बहुत सारी संस्कृति हैं, तो संस्कृतियों का सम्मिश्रण राष्ट्र कहलाता है। तो आप इस 8 पॉइंट 10 पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11 पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निर्वाचन भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जैसे चुनाव आयोग, परसीमन आयोग का निर्धारण करता है, ये सब कहाँ से कितने लोग निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें इसी में आती हैं, तो इसको आराम से पढ़ लेना आप। और इसमें देखिए एकदम सब कुछ एकदम साफ है, क्लियर है, एकदम आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के उपागम पर प्रकाश डालिए। निर्वाचन भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं? एक पारंपरिक उपागम होता है, पुरानी, प्राचीन। ठीक है, और एक होता है, और एक है पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम है। तीसरा है व्यवहारात्मक उपागम। ठीक है, 3 उपागम है, इसको आप याद कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागमों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं? शक्ति विश्लेषण के उपागम, ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, ये सारे राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के उपागम है, शक्ति विश्लेषण उपागम, ऐतिहासिक उपागम। इसके बाद आकृतिक उपागम। इसके बाद कार्यात्मक उपागम। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8 आ जाता है, राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक भूगोल एवं भू राजनीति पर प्रकाश डालिए।
ठीक है, प्रकाश इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, राजनीतिक भूगोल क्या है और भू राजनीति क्या है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में अपना जो भी उस प्रश्न का उत्तर है उसको पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आता है प्रश्न नंबर 9, भारत में निर्वाचन भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। निर्वाचन भूगोल, ठीक है, इतने सीमा में इतने लोग रहते हैं, इनका कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसे निर्वाचन भूगोल यानी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है, क्लियर है। वीडियो को रोकेंगे और आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। इस इसके ऊपर वाला पढ़ लेंगे आप, ठीक है। स्पाइक मैन परिधीय रिमलैंड के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। निकोलस जॉन स्पाइकमैन। स्पाइकमैन परिधीय रिमलैंड क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आप वर्णन कर लेंगे, पढ़ लेंगे आराम से। इसके बाद फिर इसका वर्णन कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही अपना पढ़ेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद स्पाइकमैन के भू राजनीति के महान विशेषज्ञ थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11, मैकेंडर के हृदय स्थल का सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो यूरोप पर राज करता है वो हृदय स्थल पर राज करता, जो हृदय स्थल पर राज करता है वो वर्ल्ड आइलैंड पे राज करता है, जो वर्ल्ड आइलैंड पे राज करता है वो पूरे विश्व पर राज करता है। यही है मैकेंडर का पूरा संकल्पना। क्या फालतू में याद करेंगे, इसे ही अपना बना बना के लिख सकते हैं इसको, संकल्पना की पृष्ठभूमि। ठीक है, पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता, इसको पढ़ लेंगे आप मैकेंडर वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक प्रदेशों के अध्ययन पर प्रकाश डालिए। पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक प्रदेशों पर, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए पश्चिमी एशिया, ठीक है, काला सागर के बाद और इधर कैस्पियन सागर, इधर भूमध्य सागर के बगल साइप्रस, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लाल सागर भी है, यमन, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, ओमान, अरब सागर। जो भारत के बगल अरब सागर है ना, उसके बगल से उधर जाएंगे तो वो पश्चिमी एशिया ही बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 13, राज्य के बाह्य कार्यों का विश्लेषण एवं सविस्तार वर्णन कीजिए। राज्य के बाह्य कार्यों का विश्लेषण एवं सविस्तार वर्णन कीजिए। इसको, राज्य के बाह्य कार्यों का विश्लेषण में क्षेत्रीय संबंध और आर्थिक संबंध, ये दो हेडिंग हो गई। इसको, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ये अब तो आसानी हो जा रहा होगा, बोल दे रहा हूँ तो। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर है राजनीतिक संबंध, फिर सामरिक संबंध। सामरिक बारे में बता दिया था, ठीक है, स्ट्रेटेजिक। ठीक है, युद्ध में युद्ध तकनीक जो उससे होती है, सामरिक, कितना उसके पास युद्ध लड़ने की कला है, क्षमता है। ठीक है, क्या उसके तौर तरीके हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, राज्य के राजनीतिक भूगोल का विश्लेषण, आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। राज्य के राजनीतिक भूगोल का विश्लेषण, आंतरिक, इसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद केंद्र से बाह्यवर्ती शक्तियां पढ़ लेंगे आप। फिर केंद्रवर्ती शक्तियां पढ़ लेंगे आप। ठीक है, पूरा पेज पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर वीडियो को रोक के पढ़ लेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। राजनीतिक भूगोल में क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना वीडियो रोक करके। ठीक, जोन्स इसके लेखक हैं। ये क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 16, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का,
इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, राजनीतिक भूगोल का अध्ययन पद्धति विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण का वर्णन कीजिए। राजनीतिक भूगोल के अध्ययन पद्धति विश्लेषण व स्पष्टीकरण पर वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका वर्णन कर देंगे आप। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन की पद्धति, आप इसको इतना ही पढ़ सकते हैं। फिर सामग्री का एकत्रीकरण, एक पॉइंट है इसमें, सामग्री का एकत्रीकरण। ठीक, सामग्री का एकत्रीकरण के बाद आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर है एकत्रित सामग्री का वर्णन करना है, फिर विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण करना है। ठीक, फिर राजनीतिक भूगोल के तथ्य जिनका गणितीय विश्लेषण संभव है, उनकी सीमाएं जैसे लंबाई, ठीक है, सीमांकन का साधन, समयावधि। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी है, जनसंख्या, नियोजन स्वरूप, ये सब चीजें। फिर आंतरिक प्रशासनिक विभाग है, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रत्येक प्राप्त का बजट। ठीक है, फिर निर्वाचन है, उम्मीदवारों की संख्या, प्रत्येक को प्राप्त मतों की संख्या। ये कौन सा प्रश्न था? ये था राजनीतिक भूगोल का अध्ययन पद्धति था। ठीक है, इसी में है जनसंख्या भी है, विविध विशेषताओं के संदर्भ में संरचना, संख्या वितरण। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। फिर व्यक्तिगत राजनीतिक व्यवहार के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। यहाँ से अगर ना पढ़े हो तो एक बार फिर से देख लेंगे। ये आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज को भी रोक करके पढ़ सकते हैं, पॉज करके। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 17, एटी महान का सामुद्रिक शक्ति दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। एटी महान का सामुद्रिक शक्ति दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। महान का समुद्रिक शक्ति दृष्टिकोण, ये आप पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए, क्योंकि सीरीज अगर यदि किसी के पास नहीं है तो उसका तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है इस पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा पीला है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके उसके ऊपर का पढ़ लेंगे। स्पाइक मैन का रीमलैंड का विचार का वर्णन कीजिए। ठीक है, स्पाइक मैन का रीमलैंड का विचार, ये आप पढ़ सकते हैं। कौन सी पुस्तक थी? स्पाइक मैन का द जियोग्राफी ऑफ द पीस, 1944। ठीक है, में हार्टलैंड के स्थान पर यूरेशिया तटीय क्षेत्रों, जो भी है आप अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी समाप्त हो गया है मात्र आधे घंटे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, बहुत लोगों को शेयर भी कर देना यार, ताकि बहुत सारी वीडियोज मैं बना सकूं और आप सबको हेल्प कर सकूं। ठीक है, ये मदद ही कर रहा हूं मैं, नहीं तो मुझे क्या ही मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, और भी सब्जेक्ट के साथ।